नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है D+BPYQ के इस दूसरे वीडियो में। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि पर मॉस्को में हस्ताक्षर किया गया था। तो यह हस्ताक्षर जो है आपका 5 अगस्त 1963 को किया गया था। इस प्रतिबंध को लागू करने के पीछे का रीज़न ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत तेज़ी से जो है परमाणु हथियार बनाने की एक होड़ लग गई। इसी होड़ में जो है ये हस्ताक्षर किया गया। इसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों में जो है आपका अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ यानी कि अभी का रशिया। और ये लागू तो 5 अक्टूबर 1963 को हुआ था, लेकिन प्रभावी हुआ ये 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि जो परमाणु परीक्षण हुआ हवा में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है ये आपका एक ट्रीटी करी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 5 अगस्त 1963। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 1914 में रूस का प्रमुख धर्म क्या था? तो 1914 में रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म रूस में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके पीछे क्या था कि वर्तमान की आबादी में जो है 80% रूसी हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं। उस समय पे लगभग रूढ़िवादी ईसाईयत जो थी वो रूस में काफ़ी प्रभावी थी, और बाकी बचे आपके जो है 20% लोगों में कुछ मुस्लिम हैं और कुछ बस्कीर करके जनजाति है, उसके लोग इस टाइम रसिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुनर्संरचना के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामना की गई व्यावहारिक कठिनाइयों का विचार करते हुए 1977 में संशोधन हेतु पूछताछ की शुरुआत किसने करी थी? तो 1997 में संशोधन हेतु पूछताछ की शुरुआत उस समय के जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जो थे कोफी अन्नान जी ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। अब कोफी अन्नान जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे कब से कब तक? 1997 से लेकर 2006 तक। और इन्होंने अपनी इस टेन्योर में काफ़ी कुछ सुधार किए, जिसके लिए इनको 2001 में जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और 1997 में जो क्वेश्चन में पूछा है, उसी समय में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों, जो संयुक्त राष्ट्र के संगठन हैं, उन सभी संगठनों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास समूह की स्थापना करी थी। यही क्वेश्चन में पूछा है, जिसका जो है आंसर कोफी अन्नान होगा आपका सही आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस देश का चयन करें जो नाटो का सदस्य नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन में है था, तो मैंने था कर दिया है, नहीं था। तो वो था पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जब नाटो बना था तो उसका सदस्य नहीं था। अब उसका सदस्य क्यों नहीं था? क्योंकि पूर्वी जर्मनी जो है वो रशिया के कंट्रोल में था, और पश्चिमी जर्मनी जो है वो अमेरिका और बाकी ब्रिटेन वगैरह के कंट्रोल में था। तो इन सब ने तो अपना नाटो जो संगठन बनाया, उसमें जो है पश्चिमी जर्मनी शामिल हो गया, लेकिन पूर्वी जर्मनी रशिया के कंट्रोल में था, तो ये शामिल नहीं हुआ। तो आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाटो की स्थापना जो है आपकी 4 अप्रैल 1949 को की गई। 4 अप्रैल 1949 को की गई। और 1990 में यह हुआ कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो अलग अलग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बांट दिए गए थे, उसका एकीकरण 1990 में हो गया। और 1990 में जब एकीकरण हुआ, तो जो अभी की जर्मनी है, यानी प्रेजेंट की पूरी जर्मनी जो है वो नाटो की पूर्ण सदस्य है। और अभी हाल फिलहाल में 2023 में 31वां सदस्य जो है नाटो का, वो फिनलैंड बना है। और 32वां सदस्य तो अभी मार्च में ही, शायद 7 या 8 मार्च के आसपास आपका 32वां सदस्य जो है स्वीडन बना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दावेस योजना के बारे में पूछ रहा है कि दावेस योजना क्यों और किसके द्वारा लागू की गई थी या लाई गई थी? तो ये योजना जो है वो अमेरिका के द्वारा लाई गई थी, और बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना को लाने के पीछे का कारण था कि 1918 में जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और वर्साई की संधि होती है, तो वर्साई की संधि में जो एलाइड पावर थे, उन्होंने जो है जर्मनी पे एक पूरा समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था को उसके बेकार कर दिया, उसकी सैन्य शक्ति को कम कर दिया, और उसके ऊपर बहुत सारे जो है आर्थिक रूप से दंड लगाए, जिसको भरते लगभग जर्मनी बेकार हो गया था।
तो 1924 में होता है कि चार्ल्स दावेस के नेतृत्व में एक जो है प्लान लाया जाता है। इस प्लान के माध्यम से ये सोचा जाता है कि अब जर्मनी जो है काफ़ी कुछ पे कर चुका है और वो अपनी गलती को मान भी रहा है, तो हम इसके जो अर्थव्यवस्था पे जो बेकार हो गई है जर्मनी की, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करते हैं और जो है हम पुनर्विचार करते हैं। तो इसी के लिए चार्ल्स दावेस के नेतृत्व में 1924 में ये जो है आपका प्लान लाया गया था। तो ये प्लान अमेरिका के द्वारा लाया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो उसका आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्व युद्ध के दौरान यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम वैश्विक देश था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रथम वैश्विक देश का मतलब ये है कि मित्र राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया शामिल था उस समय पे। और मित्र राष्ट्रों में और कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, जापान था, इटली और यूएसए। ये इतने देश मित्र राष्ट्रों में थे। और दूसरी तरफ जो है केंद्रीय शक्तियाँ थी। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब देश जो है आपके केंद्रीय शक्ति में थी। तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो प्रथम वैश्विक देश कहा जाता है जिनको, जो कि मित्र राष्ट्र थे उनके अंडर में शामिल था और उनकी तरफ से जो है इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रूस की क्रांति में सफ्रागेट आंदोलन से क्या तात्पर्य है? सफ्रागेट आंदोलन महिलाओं के मताधिकार को लेकर था। महिलाओं ने अपनी मताधिकार की मांग को लेकर ये आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही स्टार्ट किया गया था रशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने किसको कुलपतित्व या फिर अपना प्रधानमंत्री बनने की पेशकश दी थी? तो ये बात हो रही है आपकी जर्मनी की, और हिंडनबर्ग उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति हुआ करते थे 1933 में, और हिटलर का उदय हो रहा था। तो इन्होंने हिटलर को जो है प्रधानमंत्री बनने का पेशकश दिया था और हिटलर ने उसको स्वीकार भी किया और हिटलर बाद में प्रधानमंत्री बना। और जैसे आपको पता है कि 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर अपना जो है जर्मनी के समझ लीजिए एक नेता के रूप में उभरा और जर्मनी पर उसने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 1950 के दशक में किसके दौरान भारतीय राजनयिक और नेतागण प्रायः मध्यस्थता का काम करते हैं? तो आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद में दो तरीके के राष्ट्रों में विश्व बट गया। एक तरफ आपका सोवियत संघ था और एक तरफ अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरा, और उनके बीच में एक तरीके से आप कह सकते हो शीत युद्ध शुरू हो गया। तो कई सारे देशों ने, किसी ने अमेरिका का पक्ष लिया, किसी ने रशिया का पक्ष लिया, पर भारत ने क्या किया? भारत गुटनिरपेक्ष बना रहा। और उसी दौरान जो है 1950 में कोरियाई युद्ध हो गए। कोरियाई युद्ध यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसके पीछे के बैकग्राउंड को हम देखते हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जो है आपका युद्ध हुआ 1950 से लेकर 1953 तक। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध, क्योंकि उत्तर कोरिया जो था उसका झुकाव साम्यवाद की तरफ था और दक्षिण कोरिया का झुकाव लोकतंत्र की तरफ था। तो दोनों के विचारों में मतभेद हुआ और आपस में युद्ध शुरू हो गए। अब इस युद्ध में भारतीय जो राजनयिक थे उन्होंने मध्यस्थता करी एक तरीके से। अब क्योंकि आप जानते हैं कि भारत से नेहरू और केपी मेनन मध्यस्थता कर रहे थे इन सभी युद्धों का, क्योंकि कूटनिरपेक्षता के द्वारा ये युद्ध भारत चाहता था कि वो किसी दूसरे राष्ट्र को या किसी भी बड़े पावर को वो सपोर्ट ना करके गुटनिरपेक्ष रहे। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी गुट में नहीं रहेगा वो अपना अलग स्वतंत्र एक एंटिटी बन के रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कोरियाई युद्धों में भारतीय राजनयिकों ने जो है मध्यस्थता काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि और कौन प्रभावित हुआ था? तो इसके साथ साथ जो है अमेरिका के साथ साथ जर्मनी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो जर्मनी के प्रभावित होने के पीछे का कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और जर्मनी पे बहुत सारी आर्थिक जो है बोझ लाद दिया जाता है। जर्मनी कर्ज चुका ही रहा होता है, लगातार चुका रहा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कर्ज होता है कि उसको चुका पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मामले में अमेरिका आगे आता है और जर्मनी की मदद करता है। बेसिकली जर्मनी की मदद वो ऐसे करता है कि जर्मनी को उधार देता है और फिर बाद में जैसे जैसे जर्मनी उस
अपने यहाँ प्रोटेक्शन करता है तो धीरे धीरे उधार को चुकाता है। लेकिन आपको पता है कि 1929 में जो है आर्थिक मंदी की शुरुआत हो जाती है अमेरिका में। वॉल स्ट्रीट पे जो है आपका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो गिर जाता है। तो अब अमेरिका को तो नुकसान हुआ ही हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है जर्मनी को भी ऋण दे रहा था, तो इसके साथ साथ जर्मनी भी प्रभावित हुआ। और क्योंकि जर्मनी को ज़्यादा वो ऋण दे रहा था, इसलिए जर्मनी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आपका जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, जिसके नाम क्या थे? तो दो पार्टियों में विभाजित हो गया, एक था बोल्शेविक ग्रुप और दूसरा था मेंशेविक ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में इसका विभाजन हो जाता है 1903 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1898 में रूसी डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की गठन होती है, इसी की बात कर रहा है ऊपर। और 1903 में इसमें विभाजन हो जाता है। 1903 में इसमें विभाजन होता है, दो पार्टियां बनती हैं, एक बनती है बोल्शेविक पार्टी और एक बनती है मेंशेविक पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी वो बहुसंख्यक पार्टी थी, उसमें मेंबर ज़्यादा थे और उसको नेतृत्व कौन दे रहा था? लेनिन। और जो मेंशेविक पार्टी थी वो अल्पसंख्यक पार्टी थी, उसमें लोग कम थे और कम लोगों को नेतृत्व कर रहा था, उसको जो है सपोर्ट कर रहा था मार्टो। तो आप कह सकते हैं कि ये दो पार्टियों में विभाजन हो गया, बोल्शेविक और मेंशेविक में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह कौन सा साम्यवादी है जिन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी परंतु यूगोस्लाविया के लिए काम किया? तो वो थे जोसेफ ब्रॉज टीटो। आपने इनका नाम जो है, भारत के जवाहरलाल नेहरू जी थे, जोसेफ टीटो थे, और जमाल अब्दुल नसर ये भी थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य नेताओं में से ये लोग थे। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी परंतु यूगोस्लाविया के लिए इन्होंने काम किया। और बाद में चलकर जो है आपका 1953 में मुक्त यूगोस्लाविया के ये पहले राष्ट्रपति बने। और जो है जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू जी के साथ मिलकर गुटनिरपेक्षता आंदोलन की इन्होंने नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तिथि को जो है संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। और हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का गठन जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसके बाद में 30 अक्टूबर को भारत भी इसका पूर्ण सदस्य बन गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार जो है वो किसने दिया था? अगर ये क्वेश्चन पूछे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है टीजीटी आपके जो है एनवीएस और केवीएस में। तो इसका विचार जो है वो रूजावेल्ट ने दिया था। ये यूएसए के जो है प्रेसिडेंट थे। और अभी क्या है कि 6 अंग हैं कुल संयुक्त राष्ट्र संघ में। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? वो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 अंग हैं जो इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं टोटल। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता है? नवंबर अपराधी जो है किसको कहा जाता है? तो वाइमर रिपब्लिक। कल के वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये इस बात का जिक्र आया था। तो वाइमर रिपब्लिक वालों को नवंबर अपराधी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्यों कहा जाता है कि ये वो राजनेता थे जो वर्ष 1998 के नवंबर में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में युद्ध विराम की बातचीत पर और वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर किया था। तो वहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। उनको लगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती जो है जर्मनी को आर्थिक संकट में ढकेला है और यही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इन वाइमर रिपब्लिक वालों को जो है नवंबर अपराधी कहा जाता है, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी ये नवंबर में हुई थी, इसलिए इनको नवंबर के अपराधी कहा जाता है या नवंबर अपराधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कई जर्मन वासियों का मानना था कि विश्व युद्ध प्रथम में पराजय एवं अपमानजनक वर्साई संधि के लिए उत्तरदायी थे। अब देखिए यही क्वेश्चन एग्जैक्ट इसके बाद में ही रिपीट कर दिया उन्होंने। तो इसका भी आंसर वाइमर रिपब्लिक हो जाएगा आपका। जो मैंने बताया कि वर्साई की जो अपमानजनक संधि थी उसके लिए वाइमर रिपब्लिक को जर्मन वासी जो है एक रीज़न मानते थे कि इन्होंने ही जो है ज़बरदस्ती संधि कर ली और आर्थिक संकट जर्मनी को झेलना पड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन
जब हम और कंटिन्यू करेंगे तो उसमें देखोगे आप कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के G8 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है भारत शामिल नहीं है, आपको पता है, क्योंकि G8 में 8 जो हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं। हालांकि भारत भी अब बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन ये बहुत पहले यानी IMF का जो है आपका गठन है 1949 में किया गया था। तो उस समय के हिसाब से जो सबसे 8 बड़े आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र थे वो शामिल थे, जिसमें आपका जो है फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और कनाडा है। और हाल ही में रूस को अभी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए सस्पेंशन कितने दिन तक रहता है, लेकिन रशिया अभी फ़िलहाल सस्पेंड है। पर आप क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 8 देश ही लगाने हैं। जो ये 8 देश हैं इनको नोट कर लो, और यही 8 देश इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक प्रधान संस्था है, जिसमें कितने सदस्य हैं और कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल जो है आपके 15 सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रधान संस्था है। इसका गठन भी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ 1945 में हुआ था, जिसमें कुल सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 आपके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? ब्रिटेन है, USA है, फ्रांस है, चीन है और रशिया है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनकी प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव होता है। भारत कई बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। हालांकि अस्थायी सदस्य बनने के लिए भी भारत ने कई बार अप्लाई किया है, पर चाइना जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये बार बार वीटो का प्रयोग कर लेता है। और जिसके पास इन 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो होता है, जब तक कि ये पाँचों सदस्य देश हस्ताक्षर नहीं करेंगे और हामी नहीं भरेंगे, तब तक कोई भी देश अस्थायी रूप से इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। तो चाइना बार बार भारत के अस्थायी सदस्य न बनने का वीटो ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्ष 1914 से पहले रूस की राजनीतिक पार्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें इनमें से सही कथन बताना है। तो पहला कथन है कि वर्ष 1914 से पहले रूस में सरकारी शासन व्यवस्था की उपस्थिति नहीं थी। दूसरा कथन कहता है वर्ष 1914 से पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन नहीं हुआ था। सभी राजनीतिक पार्टियां वैध रूप से कार्य कर रही थीं और सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थीं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थीं। उस समय पर राजशाही का शासन हुआ करता था रशिया में, तो सभी राजनीतिक पार्टियां कैसे वैध हो जाएंगी? तो यही ऑप्शन ए का सही होगा। अब 1914 से पहले रूस में सरकारी शासन व्यवस्था की उपस्थिति नहीं थी, ऐसा नहीं था। 1898 में आपको पता है कि रूसी जो है एक आपका जो है रूसी समाजवादी कार्यकर्ता पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। अब 1914 से पहले दूसरा ऑप्शन कहता है कि 1914 से पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन नहीं हुआ था। आपको पता है कि ये तो 1898 में हो गया था, तो यह ऑप्शन ही गलत हो जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियां वैध रूप से कार्य करती थीं, ऐसा नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां वैध रूप से कार्य नहीं करती थीं, इसीलिए तो ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक प्रधान संस्था है जो किसके अधीन आती है? तो ये एक विशेषाकृत एजेंसी है, यानी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब हम थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये एक आपकी जो है, इसीलिए 7 अप्रैल को आपका जो है इसका स्थापना हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो एक क्या है ये? एक जो है आपकी विशेषाकृत यानी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र से अभी तक 2 प्रश्न 3 हम इसी एक वीडियो में देख चुके हैं, यानी इसी एक सीरीज़ में देख चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर साल इससे
वर्ब के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो एक तो आता ही आता है। तो आपको संयुक्त राष्ट्र कैसे बना, किस प्लान के तहत बना, किस चीज़ के बाद बना और इसके अंतर्गत कितनी संस्थाएं हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पे मैं एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका जो है पूरा एकदम संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खूनी रविवार या ब्लडी संडे से जुड़े व्यक्ति अथवा उनके स्थान की पहचान करें। तो ये जो है आपके फादर जियोर्जी अपोलोनोविच गैपॉन, ये थे ब्लडी संडे से जुड़े हुए व्यक्ति। तो फादर जियोर्जी अपोलोनोविच गैपॉन जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए खूनी रविवार से जुड़े व्यक्ति थे। क्या होता है कि 9 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनकी बीवी बच्चों के जो जुलूस निकला था, जो इनके नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था गैपॉन के नेतृत्व में, उस पर गोलियां चला दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, कई 100 लोग मारे जाते हैं और ये घटना संडे के दिन होती है, इसीलिए इसको खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी, ये 1905। तो आप डेट याद रखिएगा, 1905 में हुआ था और संडे के दिन हुआ था, इसीलिए इसको खूनी रविवार करते हैं। और फादर थे ये जो थे ये प्रीस्ट थे, यानी फादर थे। तो अब गैपॉन भी, इतना बड़ा नाम याद ना रखो, गैपॉन याद रखो, तो हमेशा गैपॉन तो पूछता ही पूछता है, चाहे इतना बड़ा अगर नाम ना भी दे तो आप गैपॉन याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। अभी आगे भी आप देखोगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप 20 क्वेश्चन ये पहले करिए, इसके बाद में जो है हम अगला टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जो है आप इसको तैयार करते रहिए। और मैं फिर कहूँगा कि आपके सुझाव और कोई भी सुधार करने की अगर ज़रूरत है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।